हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग दिसंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या गिवन है? तो बोला है द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ CH3 ट्वाइस N पॉजिटिव और NH2। ओके, मतलब NH2 पॉजिटिव है और CH3 ट्वाइस है। तो देखो, हमने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है कि जब आप लोग किसी भी स्पीसी का कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हो तो वो बनाने के लिए उसमें से सिर्फ और सिर्फ H प्लस को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अगर आप H प्लस रिमूव करते हो तो उसके बाद जो स्पीसी बनेगी वो है आपका कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, तो देखो CH3 ट्वाइस NH। ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक हाइड्रोजन जाने के कारण क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा CH3 ट्वाइस NH। ठीक, तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ओके। चलो चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या बोला है? द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 250 ml ऑफ सोडियम एसिटेट इज 4.8। मतलब आपको pH गिवन है एंड पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, जिसका मतलब होता है कि आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ओके, और उसका पी के वैल्यू गिवन है 4.8। खैर, ये जो क्वेश्चन है वो बफर सॉल्यूशन से आया है। ओके, और बफर सॉल्यूशन में हम लोग एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, चलो ये जो क्वेश्चन है वो एसिड का होने के कारण हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पीएच का। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे पास है pH। तो pH कितनी गिवन है? तो वो है 4.8। तो पुट करो यहाँ पर 4.8 इज इक्वल टू pKa भी गिवन है, वो भी है 4.8। तो 4.8 प्लस लॉग, अब देखो जो ऊपर सॉल्ट लिखा है वहां पर हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और जो एसिड लिखा है वहां पर भी हम लोग क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन लिखते हैं। बट मेरे को क्या करना है, दो जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके मोल फाइंड करेंगे और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो जो फर्स्ट गिवन है वो है आपका 50 ml 0.2 मोलर CH3COOH। ठीक, जब आप लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपका आएगा, क्लियर है? तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, तो हो जाएगा 10, क्योंकि 50 इंटू 2 करोगे तो 100 होगा। एक पॉइंट मतलब रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो वो हो जाएगा 10 मोल। क्या आएगा आपका? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आप लोग लोगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो सॉल्ट के मोल कितने आएंगे? तो वो है 250 वॉल्यूम है और उसकी मोलारिटी तो पता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं मोलारिटी। तो ये आपको क्या मिल गया? मोल मिल गया। ठीक है, और देखो इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो 10 मोल टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? तो 50 प्लस 250, ओके, 300 हो जाएगा। और यहाँ पर भी टोटल वॉल्यूम 300 हो जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग ये पुट करोगे तो 300 उड़ ही जाएंगे। ठीक, तो बचा क्या? तो देखो 4.8 इज इक्वल टू 4.8 प्लस लॉग, चलो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? तो वो है 250 मल्टीप्लाई बाय एम। ओके, 300 तो उड़ जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे कितना आया? 10। चलो ठीक है, ओके, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब जीरो है। तो जीरो इज इक्वल टू लॉग, ओके, 250, तो 50 में से जीरो और जीरो ये भी चला गया, इंटू एम। तो आपके पास सिर्फ कितना है? लॉग 25 इंटू एम। ओके, और लॉग 25 है तो उसका भी अगर आंसर निकालना है तो जीरो इज इक्वल टू लॉग 25 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5^2। ओके, 5 का स्क्वायर और इंटू एम। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस और लॉग एम लिख लेंगे। ओके, चलो ये 2 आएगा आगे और इसका हो जाएगा 0.6990 प्लस लॉग एम। ओके, और जैसे आप लोग वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लॉग सॉल्ट इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर आ रहा है तो माइनस इसको दे दो, वो आएगा 1.38। ठीक,
और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन आने वाली है वो है 0.04। समझ गए? तो यहाँ पर सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.04, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो कंप्लीट, ओके। इसके बाद देखते हैं 48 नंबर, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर सॉल्यूशन की तरह कौन काम करता है? ओके, देखो इसके लिए मुझे ये थोड़ा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अभी ये सॉल्यूशन आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। तो मैं उसका निकाल रहा हूँ। आप लोग साथ में तो शायद नहीं लिख पाओगे क्योंकि साथ में देख भी रहे हो, आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा और फिर आपको नए क्वेश्चन पे जाना होगा। चलो ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है? तो एज अ बफर सॉल्यूशन कौन एक्ट करेगा? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो 0.2 नॉर्मल एसिटिक एसिड है और 0.2 नॉर्मल NaOH है, ठीक। ये बफर सॉल्यूशन तो बनाएगा, बट दोनों की कंसंट्रेशन देखो कैसी है, सेम है, तो दोनों एक ही टाइम पे यूज हो जाएंगे। आपका सॉल्ट बनेगा 0.2 नॉर्मल, बट आपका एसिड नहीं बचेगा, क्योंकि इन द सेम केस यहाँ पर NaOH जितना यूज हो रहा है इतना ही एसिड यूज हो रहा है। ओके, तो एसिड की कंसंट्रेशन 0 होगी, मतलब ये बफर सॉल्यूशन तो बनाएगा बट आपको पीएच नहीं मिलेगी, बफर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें एसिड होना चाहिए। यहाँ पर एक एसिटिक एसिड है और दूसरा NaOH है। देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड वीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, ये 0.1 नॉर्मल है एसिड, बेस जो है वो 0.2 नॉर्मल है। जब भी आप लोग रिएक्ट करोगे, देखो सेकंड बी ऑप्शन लेते हैं, 0.1 नॉर्मल कितना है CH3COOH और दूसरा है 0.2 नॉर्मल NaOH। ओके, जब आप रिएक्ट करोगे तो ये टोटल यूज हो जाना चाहिए 0.2 नॉर्मल, बल्कि ये तो बहुत ही कम है, मतलब आपके सॉल्यूशन में बेस पड़ा रहेगा और जो कि सॉल्यूशन बना रहा है वो वीक बेस का है, मतलब वीक एसिड का है, तो ये भी आपका बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? 1 लीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिटिक एसिड एंड 0.1 नॉर्मल NaOH। देखो 0.2 नॉर्मल तो क्या है, CH3COOH है, प्लस दूसरा है 0.1 नॉर्मल NaOH। चलो क्लियर है। देखो यहाँ पर बेस की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है और एसिड की कंसंट्रेशन 0.2 है। जब ये बेस कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा 0.1 से, क्योंकि ये 1 मोल से कितना बनेगा 1 मोल, तब ये भी 0.1 नॉर्मल यूज होगा। ओवरऑल यहाँ पर 0.1 बचेगा एसिड और यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा CH3COONA, वो भी आपका कितना बनेगा 0.1, क्योंकि यहाँ से कितना जा रहा है 0.1। तो दोनों साइड कुछ ना कुछ बच रहा है, एसिड में भी और सॉल्ट में भी। तो ये जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या बनाता है, बफर सॉल्यूशन बनाता है। ऑल ऑफ दिस अबव नहीं आएगा, क्लियर। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक है क्वेश्चन 49 नंबर, बोला है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBrO3 एंड Ag2SO4 आर 5.5 into 10 raised to -5 and 2.2 into 10 raised to 5 respectively, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। देखो तो आपको KSP के वैल्यू गिवन है, ओके। आपको क्या चेक करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, ओके। चलो इसके लिए थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ओके। जगह बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्पल आज कैलकुलेशन वाले हैं, तो जगह बना बना के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओके। चलो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, ओके। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो आप लोग KSP तो गिवन है, लेकिन कंसंट्रेशन से बताना है, ओके। चलो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, तो वो लिखता हूँ मैं AgBrO3 और उसका आपको KSP गिवन है जो कि कितना है 5.5 इंटू 10 रेज टू -5। दूसरा एक गिवन है Ag2SO4, ओके, और उसका KSP कितना है, तो वो है 2 इंटू 10 रेज टू -5, ठीक। देखो ऑप्शन में देखो तो जरा, यहाँ पर S लिखा है ना। S का मतलब है आपको यहाँ से क्या निकालना है, S है ना, कंसंट्रेशन निकालनी है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, तो कि AgBr को आयोनाइज करो तो क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस BrO3-1। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन आप S मान लो, इसकी कंसंट्रेशन S मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 5.5 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू S का स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर निकालने के लिए 10⁻⁶ चाहिए, तो 55 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू S का स्क्वायर। ओके, अब 55 का अंडर रूट कितना होगा, तो देखो हमको पता है 7 का कितना होता है 49 होता है, और 8 का कितना होता है 64, मतलब 7 के नज़दीक होगा। तो आपका S आएगा इस केस में 7.2 समथिंग ले लेता हूँ, ओके, या 3 समथिंग, 10⁻³ आएगी आपकी S। ये किस केस के लिए है, AgBrO3 के लिए। इन द सेम केस Ag2SO4 के लिए चेक करो, तो देखो इसका KSP मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि Ag2+ होगा तो यहाँ पर आएगा 2S का स्क्वायर इंटू SO4 मतलब S का स्क्वायर। ओके, तो 4S³ आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, अकेला S होगा। ठीक, तो ये KSP आपको मिल गया। ओके, अच्छा जरा इसका KSP कितना है, तो वो है 2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 4S³। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 2/4 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू S³। 2 2 ज़ा 4, 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू S³। तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू S³। अब देखो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, मतलब ये जो आंसर है वो आपका 1 पॉइंट के समथिंग होगा। ओके, क्योंकि हमको 5 चाहिए, तो 1.5 या 6 के अराउंड चले तो 10⁻⁻, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है तो -2 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये आपको क्या मिल गया, S मिल गया। ओके, अब देखो किसका S ज़्यादा है, यहाँ पर 7.3 इंटू 10⁻³ है। ओके, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻²। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू वो ज़्यादा है, मतलब S ऑफ Ag2SO4 कैसा है, ज़्यादा है। ओके, तो S ऑफ Ag2SO4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू S ऑफ AgBrO3। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, चेक कर लो, तो वो आपका ऑप्शन होगा Ag2SO4 सबसे ज़्यादा, तो B इज़ योर करेक्ट आंसर। चलो समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एस का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब मुझे एस निकालना है। चलो समझ गए, ओके। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या गिवन है, सॉरी 49 हो गया 50। 50 में जरा चेक करो, बोला है कैलकुलेट H+ इन सॉल्यूशन दैट इज 0.1 मोलर बोथ, ओके, एसिटिक एसिड एंड CH3COOH। ठीक, तो देखो इसके लिए कौन सा आंसर निकालना है, तो देखो यहाँ पर एसिड एक गिवन है वीक एसिड, और एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। क्लियर है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो कि बफर सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्ट है एक एसिड है, तो इसके लिए pH का फॉर्मूला आएगा। तो 50 में आप लोग लिखोगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो क्लियर है, ओके। आपको pH फाइंड करनी है, बट बोला है H+, तो पहले pH फाइंड करेंगे, इसके बाद H+ में जाएंगे। ठीक है, चलो pK कितना गिवन है, तो वो डायरेक्टली गिवन है 4.7 प्लस log, ओके। सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट है आपके पास 0.1, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब सेम कंसंट्रेशन होने के कारण ये तो उड़ जाएगा, और log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका pH कितना आ गया 4.7, एंड वी ऑल नो, और हमने क्लास में बताया भी है कि अगर pH आपका 4.7 आ रहा है, तो जो आपका H+ है वो अराउंड 1.8 इंटू 10⁻⁵ के आसपास होता है। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ के अराउंड, ओके। तो आपका जो नियरेस्ट आंसर बनेगा वो है 2 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो 2 इंटू 10⁻⁵ कहाँ पर है, तो ये होगा आपका डी, 2 इंटू 10⁻⁵, इसके आसपास आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 51। ठीक, 51 में क्या बोला है, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ऑफ अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड। इसका मतलब कि यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, मतलब ये एक अच्छा सॉल्ट बनेगा। बोला क्या है कि KH फाइंड करो, तो इसके लिए सबको पता है KH का एक मात्र फॉर्मूला है KH इंटू KA इज इक्वल टू KW। ठीक, तो KH इज इक्वल टू क्या आएगा, KW अपॉन KA। खैर KW कितना है 10⁻⁻14 और KA आपको गिवन है एसिड का 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, जैसे आप लोग करोगे तो वो आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻, अब 14 ऊपर जाएगा तो +6 मतलब -8। ओके, तो आपका आंसर बनेगा 2 इंटू 10⁻⁹। चलो क्लियर है, तो ऐसा कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, तो वो है ए। तो ए इज योर करेक्ट आंसर, वो होगा 2 इंटू 10⁻⁹। चलो ठीक, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं 52 में, और 52 में आपको क्या करना है, बोला है Ka एंड Kb का वैल्यू गिवन है फॉर्मिक एसिड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब फॉर्मिक एसिड भी एक वीक ही एसिड है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, दोनों के K और Kb गिवन है। तो सॉल्यूशन में जो एमोनियम फॉर्मेट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक, तो देखो जब दोनों ही वीक वीक हो तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, H+ निकालने का। ओके, चलो तो थोड़ी मैं यहाँ पर जगह बना लूँ। ओके, ठीक, जगह बनाने के बाद हम लोग वापस से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से सीख लिया, पढ़ लिया। नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये ऐसा एग्जाम्पल के साथ कैसे डील करना है। ओके, अराउंड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। चलो ठीक, ओके। 52 में देखो, तो हमको पता है जब आप लोग वीक एसिड एंड वीक बेस ठीक होगा तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, H+ इज इक्वल टू √KW इंटू KA अपॉन KB। चलो ठीक है, ओके, यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करो जो भी गिवन हो वो। इसका तो वैल्यू सबको पता है 10⁻⁻14 होता है। ओके, इंटू KA कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4, लिख दो 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन KB कितना है तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, अब क्या करना है, उसका अंडर रूट निकालना है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करो तो ऊपर कितना आएगा 2 इंटू 10⁻16 और नीचे कितना है 1.8 इंटू 10⁻5, और 5 से भी ये कट करोगे तो 16 में से 5 चला जाएगा। ओके, ये +5 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 है तो 18 होगा, सॉरी 18 होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, फिर +5 तो 13 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻3। चलो क्लियर है। ओके, तो 2 कितना होगा 0.9 हो जाएगा। ओके, तो 9 अपॉन 10 होगा तो 10 ऊपर जाएगा, तो थोड़ा ऐसा बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आएगा 9 इंटू 10⁻3। क्लियर है, और इसको एक माइनस करोगे तो सॉरी 13 है, अंडर रूट हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻12। चलो क्लियर, अब देखो ये तो इजी हो गया। 1/9 को कितना लिखते हैं, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा अभी, 1/3 इंटू 10⁻6, मतलब ओवरऑल आपका आंसर बनेगा 0.33 इंटू 10⁻6, मतलब 3.3 इंटू 10⁻7 विच इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, क्यों एसिडिक इन नेचर बनेगा, क्योंकि आपका जो H+ आ रहा है वो कितना है 3.3 इंटू 10⁻7। ओके, और हमको पता है pH इज इक्वल टू -log H+। ओके, तो -log
3.3 इंटू 10⁻⁻7। देखो log 3.3, तो log 3 कितना होता है 0.4771, तो थोड़ा ज़्यादा ले लो तो -0.49। ओके, और प्लस कितना होगा 7, मतलब जो आपका आंसर है वो 6.5 के अराउंड आसपास आएगा। तो ये क्या होता है pH 6.5 एसिडिक होता है। क्या भाई इतना याद है? ओके, तो जब आपका pH आ जाए 6.5 या 7 से कम, समझ लो वो कौन सा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है? तो 52 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है एसिडिक इन नेचर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 53 में। तो 53 में क्या बोला हुआ है, तो देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCOO- is present in solution 0.001 मोलर HCOOH। ये एक गिवन है और 0.01 मोलर HCl गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, तो ये थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट वाला है, शायद आप समझ चाहो तो, क्योंकि यहाँ से भी H+ मिल रहा है और एसिड में से HCl में भी क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। ठीक है, चलो थोड़ी मैं जगह बना लूँ। ओके, जगह बनाने के बाद हम लोग ओके कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, यहाँ पर कोई आपको ना कैल्सी वेल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कैल्सी आप लोग यूज़ तो नहीं करते हो, लेकिन कभी कभार क्लास में कर देते हो, तो वो भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो व्हाट्स कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH, HCOO- इज प्रेजेंट, मतलब आपको HCOO- की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक, सबसे पहले तो आप लोग HCOOH है उसका आयोनाइज करो, तो क्या बनेगा HCOO- एंड H+। चलो क्लियर है, वीक एसिड होने के कारण इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन C है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, T इज इक्वल टू T टाइम पे C में से C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये भी C अल्फा। ठीक, इसका Ka क्या आएगा, तो वी ऑल नो C अल्फा मतलब HCOOH, यहाँ पर भी आएगा C अल्फा डिवाइडेड बाय C कॉमन 1 माइनस अल्फा। बट वी ऑल नो हम यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन रखते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास HCl है, देखो है ना, HCl में क्या मिलेगा H+ एंड Cl-। समझ गए, यहाँ पर HCl की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 मोलर, तो H+ क्योंकि ये कंसंट्रेट HCl है। ठीक, तो कंसंट्रेट HCl होने के कारण ये क्या होगा 100% डिसोसिएट होगा, तो H+ की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी 0.01 मोलर। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 0.01। ठीक, अब ये तो बहुत कम होता है तो उड़ गया, C से C भी उड़ गया, और 1 माइनस अल्फा कितना हो जाता है 1। ओके, तो देखो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बना, Ka इज इक्वल टू ओके अल्फा इंटू 0.01। समझ गए? ओके ओके, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा निकालना है। Ka की वैल्यू आपको गिवन है शायद, ये रही, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻2 इज इक्वल टू अल्फा। नाउ आपका अल्फा हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2। समझ गए इतना? ठीक है, चलो अल्फा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए HCOO- की कंसंट्रेशन, तो ये मिल जाएगी यहाँ से, तो HCOO- इज इक्वल टू C अल्फा। C कितना है, तो आपको एसिड का लेना है, और एसिड का C है 0.01, लिख लो 0.01 इंटू अल्फा कितना आ जाएगा, तो वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻2, है ना, तो आपका आंसर बनेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ये होगी आपकी कंसंट्रेशन HCOO- की। चलो ठीक है, तो ऐसा कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो वो है C इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो C में आपको दिखेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4। चलो ठीक है, ओके, इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ओके, चलो थोड़ी जगह बना लूँ फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करता है 54। ओके, देखो 54 में क्या बोला है, तो 54 में बोला एक मोनोप्रोटिक एसिड है। ओके,
जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, जो कि 0.01% क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। और बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब आपको क्या निकालना है, के निकालना है। ओके, देखो के निकालना सबसे इजी होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही है अल्फा इज इक्वल टू √KA/C। नाउ आपको अल्फा तो गिवन है, अल्फा कितना है 0.01%, इसका मतलब होता है 1, ओके 0.01/100। ठीक, अच्छा के निकालना है तो ये यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और KA/C। ओके, तो KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। चलो अल्फा कितना है, स्क्वायर करना है तो कर दो 0.01/100 इंटू 0.01/100 इंटू सी, कंसंट्रेशन कितनी है तो वो है 1 मोलर। ओके, तो ये नीचे आएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸। आपका के कितना हो जाएगा 10⁻⁸। क्लियर है, क्योंकि 2 0 तो है नीचे, ऊपर से 2 और आएंगे तो 1 2 3 4 हो गया, नीचे भी 4, ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁸। ठीक, 8 वाला कौन सा आंसर है, तो ये रहा सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो समझ गए, तो ये मिल जाएगा आपको सी के का वैल्यू। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 55 की ओर। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक, थोड़ी जगह बना लूँ, तब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, चलो तो ऊपर का रख रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह में हो जाएगा। ठीक, चलो निकाल देता हूँ, बाकी का तो कुछ करना है ना। ओके, चलो बोला है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी इन 100 ml ऑफ 0.002 मोलर HCl। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, तो क्या गिवन है आपको मोलारिटी, मेरे साथ ध्यान से देखते रहना भाई। 0.002 मोलर है, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे, मोल फाइंड करोगे, क्योंकि आपको H+ की मोल चाहिए। ओके, फिर pH फाइंड करोगे, फिर POH और इसके ऊपर से OH-। खैर, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम। ओके, जो कि किस में गिवन है, गिवन है ml में। तो कोई बात नहीं, ये लिखो, ये कितना है 0.002 इज इक्वल टू मोल अपॉन ये कितना है 100 ml। ओके, ये मल्टीप्लाई करो इधर। ओके, तो मोल टोटल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ओके, तो 0.002 इंटू 100 ml इतना रखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपके मोल, मतलब H+ आयन के मोल। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, वापस से कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन वापस से क्या आने वाली पता है 0.002। मोलारिटी का फॉर्मूला लगा और वापस चेक करोगे तो वही आएगा 0.02। तो ये आपको मिल जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आएगी H+ की कंसंट्रेशन। ओके, चलो यहाँ से pH फाइंड करो जरा, तो pH इज इक्वल टू -log2 इंटू 10⁻⁻3। log2 होता है -0.30 प्लस 3। ओके, तो ओवरऑल आपका आंसर बनेगा 0 माइनस नहीं प्लस 2.69 के अराउंड pH। तो POH आपको कितना मिलेगा, तो वी ऑल नो 14 माइनस 2.69। ओके, तो आपका POH बनेगा 11.30 के अराउंड। ओके, तो आपको OH फाइंड करना है ना भाई, तो इसमें एक बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 12 बार इंटू 17। ओके, और जब आप लोग 0.17 का एंटीलॉग निकालोगे तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो पावर में जाने वाला है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻12 आपको कहाँ दिखा रहा है, जरा चेक करो। तो ये है आपका फर्स्ट आंसर, है ना, ए में ही दिखा रहा है 5 इंटू 10⁻12। समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है 55। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं 56 में। ओके, थोड़ी जगह इधर भी बना लो, ये आ जाएगा आपका 56। ओके, 56 में क्या बोला है, द H3O प्लस इन द रेन वाटर, मतलब pH आपको गिवन है, आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी, सबसे इजी क्वेश्चन 4.35।
ठीक, वी ऑल नो H3O प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, कितना होगा, 5 तो बार में जाएगा और 1 में से 0.35 माइनस करोगे तो 65, क्लियर है। और 0.65 का जैसे एंटीलॉग निकालोगे तो वो मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, तो 4.4 इंटू 10⁻⁻5 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा ए ऑप्शन में। ठीक, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। 4.4 मतलब 4.5 के अराउंड होगा, क्योंकि आंसर तो टोटल 4.46 समथिंग आएगा और एक आगे ऐड हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻5 वो आपका करेक्ट आंसर है। चलो समझ गए। तो 56 जो है उसमें आएगा ए आएगा। जैसे मैं जो ब्लॉक बना रहा हूँ ना स्क्वायर, यही है आपके आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको देखना हो तब आपको आंसर मैच करना हो तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि जिसमें जिसमें है ना स्क्वायर ब्रैकेट किए हुए वो सारे के सारे क्या है आपके आंसर। ओके, चलो उसके बाद चलते 57 में क्या बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग, मतलब कौन सा गलत है भाई, है ना। देखो हमको पता है अगर pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर HCl है तो pH 4 होगी। HCl क्या होता है, एसिड होता है ना। तो एसिड की pH 4 होती है, तो कि ये करेक्ट है। ओके, आपको तो फॉल्स फाइंड करना है। 10⁻³ मोलर HCl, हाँ भाई उसकी pH 3 है तो HCl की pH होती है, तो कि ये तो एसिडिक है, तो ये भी करेक्ट है। pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HCl जो कि 6 है, हाँ ये भी एसिडिक है, 7 से कम है, तो ये भी राइट है। बट भाई इधर देखो pH बोला है 10⁻10 मोलर, वो भी HCl10, और HCl10 की कभी pH नहीं होती क्योंकि वो 7 से कम होती है। ओके, तो 7, समझ गए। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा जो कि आपका आंसर है, समझ गए। क्योंकि HCl की pH कितनी होनी चाहिए, 7 से कम, और यहाँ पर कितना लिखा है 10, ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं 58 में। देखो 58 में क्या बोला है, द H3O plus in solution having OH minus ion is equal to 5 into 10⁻³ ओके, मतलब आपको H3O प्लस फाइंड करना है कि जिसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इतनी है। तो पहले आप लोग क्या निकालोगे, चलो 58 में पहले क्या निकालोगे आप लोग, POH। तो POH क्या मिलेगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन। ठीक, देखो माइनस लॉग कितना है 5 इंटू 10⁻³ एंड वी ऑल नो लॉग 5 कितना होता है -0.6990 प्लस ये तो कितना हो जाएगा +3 क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। POH आपका अराउंड आ जाएगा 2.30 के आसपास। ओके, आपका जो pH है वो कितना होगा 14 माइनस 2.30, तो वो आ जाएगा 11.7 के आसपास। ओके, और जब आप लोग उसका सॉरी हाँ pH इसका H प्लस निकालोगे तो मतलब उसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, तो इसको 12 से एक बढ़ा दो, मतलब एक बढ़ाना है और उसमें से एक माइनस करना है। और 0.3 का जब आप लोग एंटीलॉग निकालोगे तो वो आएगा 2 के अराउंड, 2 इंटू 10⁻²। समझ गए। तो ये होगी आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻²। कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ओके, तो यहाँ पर एक भी जगह दिखाई दे रहा है, सॉरी 12, हाँ 12 होगा क्योंकि यहाँ पर 12 वाला आंसर है, 2 वाला तो है ही नहीं। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो समझ रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसके बाद चलते हैं 59 में। ओके, थोड़ी जगह बना लो या थोड़ा नीचे चलते हैं, वो भी भरा हुआ है पूरा, चलो जगह बनाए ही लेते हैं। ठीक, चलो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर।
बोला है 59 में क्या क्या बोला है 59 में? तो देखो when 10 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 10 ml 0.1 molar KOH, मतलब ये है भाई साहब एसिड और ये है बेस, दोनों की अगर पीएच फाइंड करनी है तो करना पड़ेगा माइनस। रेडी? चलो 59 में हम लोग देखें तो फॉर्मूला होता था वी ऑल नो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसिड के लिए लिख लेता हूँ, लिख लो फटाफट 10 इंटू 0.1 इंटू 2 माइनस बेस के लिए कितना है, वो है भाई साहब 0.2 इंटू 0.1 और KOH तो कितना होता है 1 होता है। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ से मिल गया आपको 2, यहाँ से मिल गया आपको 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.05। ये आपको क्या मिली H प्लस, क्यों? क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो आपको सीधा क्या देगा H प्लस देगा। ओके, पीएच फाइंड करनी है तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। ओके, लॉग 5 माइनस 0.6990 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 1.3 के आसपास। समझ रहे हो? तो पीएच 1.3 के आसपास आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। ओके, तो वो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। समझ रहे हो? तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 60 नंबर। ओके, 60 नंबर में क्या बोला है, द पीएच ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, जो कि कितना गिवन है 3.82, इट्स H3O प्लस इन आयन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन विल बी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स की पीएच आपको गिवन है और H3O प्लस निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीएच का फॉर्मूला लगाना है। ओके, चलो तो फिर लगा देते हैं, इसको निकाल देते हैं। आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक, चलो इसको निकाल दिया, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आएगी तो पुरानी तो जाएगी, है ना। ओके, चलो चलो 60 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, पीएच गिवन है आपको, तो चलो पीएच में लिख लेता हूँ, पीएच इज इक्वल टू 3.82। ओके, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो भाई कर लो H3O प्लस इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन फाइंड करो तो 4 बार हो जाएगा और 0.8 में से माइनस करोगे 180 हो जाएगा, सॉरी 18, 0 पॉइंट मतलब 18 है, उसके कंसंट्रेशन निकालो तो कितना आएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके H3O प्लस की कंसंट्रेशन, जो कि कितनी मिलेगी 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। तो ऐसा आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो है सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो सी में आपको वो आंसर दिखाई देगा। ठीक, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है। ओके, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। क्लियर है? जिसका आपको बहुत ही टाइम से इंतजार था, है ना, कि कब सॉल्यूशन आएगा आएगा। चलो देखते हैं 61 नंबर क्या बोला है, द आयुपेक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। ओके, तो देखो जब भी हम लोग आयोपेक का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शनल ग्रुप गिवन है तो उसको प्रायोरिटी हम देते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखो जो कंपाउंड है उसका कुछ नाम ऐसा है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH, यहाँ पर है CH2 CH3। देखो दो बातें ध्यान में रखनी है, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, साथ में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो और, है ना, जैसे होता है ना कि हाँ समोसा तो मिल गया लेकिन साथ में कुछ और चटनी मिल जाती तो अच्छा होता, वैसे ही अगर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड आ जाए तो और भी बढ़िया काम होगा, है ना। तो नंबरिंग वहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड भी आ जाए लॉन्ग चेन में। तो देखो वो है 1, ये 2, ये 3 और 4। समझ गए? तो 1 2 3 4। तो देखो उसका नाम क्या होगा, सिंपल है। ओके, 2 नंबर पे क्या है, इथाइल है, 4 कार्बन ब्यूट, 2 पे इन है और 1 पे ओइक एसिड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो 2 इथाइल
ब्यूट टू इन, ओके, और ओइक एसिड। हमको पता है टू, हम लोग है ना टू ई एन ई लिखते हैं, लेकिन बाद में ई नहीं आता, सिर्फ इन आता है, ई एन वाला। ओके, तो सी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वो यहाँ पर ही है, टू इथाइल ब्यूट टू इन ओइक एसिड। चलो ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 62। 62 में क्या बोला है जरा चेक करो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, सप्लाई करेगा, तो वो आपको दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, विथड्रॉविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो होगा माइनस आई इफेक्ट। बस आपको वही देखना है, कौन माइनस आई दिखा रहा है, कौन प्लस आई दिखा रहा है ना। देखो, जो NO2 है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, Cl है वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो माइनस आई, ओके, और जो माइनस आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। ठीक है, तो देखो NO2 और Cl, उसके बाद तो देखो CH3 है और OCH3, इन दोनों में तो बाद में जाना है, अभी देखना ही नहीं है। पहले NO2 और Cl में देखो, तो NO2 जो है इसकी कंसंट्रेट, सॉरी, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके, तो फर्स्ट में ही एसिडिक सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कौन होने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग चेक करो तो CH3 और OCH3 में, ओके, तो CH3 और OCH3 में, OCH3 है वो आपका प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, ओके, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और दूसरा ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन प्लस आर थोड़ी ज़्यादा होता है ना, इसीलिए ये बहुत ही कम एसिडिक होगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा ए में है एसिडिक, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो 1 2 3 ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो है आपका सी आंसर। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो समझ गए, तो ये आपको रखना है थोड़ा सा ध्यान। ओके, कि माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। अगर माइनस आई इफेक्ट माइनस आर है तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। चलो समझ गए, ओके। चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, अब इतना ज़्यादा लिखने वाला नहीं है, बस समझने वाला होगा। ओके, चलो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 63 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो वी ऑल नो ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट। समझ गए, तो देखो यहाँ पर एक लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है, Cl है, NH3 है, क्लियर। अब सीधा अगर जाए ना तो ये वाला आपको आपको क्या पूछा है, पूछा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो देखो ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ओके, Cl है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, NO2 है ये भी नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ओके, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बट जो NH2 है ना ये वाला, ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखा जाए तो ये वाला है सेकेंड बी। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं, बोला है 64 में, ठीक, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो डीलोकेलाइजिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना, मतलब हम लोगों को पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, तो देखो जो आपका ए ऑप्शन है ना उसका कुछ ऐसा बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल सिंगल डबल, तो बस यही है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा। ओके,
क्योंकि आप लोगों को क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बी में क्या बोला है, डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर अलोंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये भी बात करेक्ट है, ये भी बात करेक्ट है। ओके, इसके बाद डी लोकलाइजिंग नेगेटिव चार्ज अलोंग द कॉन्जुगेशन, तो नेगेटिव चार्ज भी होता है, लोन पेयर भी होता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है, मतलब ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अगर बी का आप लोग देखने जाओ ना ऑप्शन, तो वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो जब आप लोग इसके इसके एक सेट देखे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि आपको एक लॉन पेयर दिखाना है, सॉरी नेगेटिव दिखाना है, नेगेटिव चार्ज वाला। ओके, सी वाला हो गया, सी में ये नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, ये सी वाला। बी में क्या बोला है, ओके लॉन पेयर दिखाना है ना, तो CH डबल बॉन्ड CH 2 हो जाएगा और OH, यहाँ पे देखो लॉन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो ये सारे के सारे आते हैं। ओके, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लियर है। ओके, इसके बाद चलते हैं 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आइसोमेरिक विद प्रोपियोनिक एसिड, है ना, प्रोपियोनिक एसिड के साथ कौन कौन आइसोमर फॉर्म में होंगे। ओके, तो ऐसे कौन कौन से है वो आपको देखना है। देखो प्रोपियोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, तो प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला होगा सिंपल 65। ओके, बोला है प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH। ओके, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो C3 लिख लो। हाइड्रोजन कितना है, 3 6, ऑक्सीजन कितना है, O, C3H6O2। यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 5 हाइड्रोजन, मतलब सारे के सारे जो है इन सब में आपको C3H6O2 वाला दिखाई दे रहा है, जो कि प्रोपियोनिक एसिड में होता है। आपका आंसर आएगा डी, ऑल। समझ गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी आपका आंसर होगा। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 66 में, क्या बोला है, बोला है 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट आइसोमर, ध्यान से पढ़ना भाई, नॉट आइसोमर पूछा है, मतलब आइसोमर नहीं है। ओके, चलो चेक करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखो ये तो एक OH इधर है, तो 1 2 3 4 प्लेस पे है। यहाँ पे देखो 1 2 3, मतलब ये तो आइसोमर है। इसमें देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 पे आ गया, 1 2 3 मतलब ये सेम है, मतलब ये आइसोमर नहीं है। यहाँ पे 1 2 मतलब 2 पे है, यहाँ पे 1 2 3 पे है, मतलब ये आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन। ओके, अगर पहले में देखे जाए तो देखो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन, गुजराती में बोलते हैं स्थान। रेडी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि वो सेम सेम प्लेस पे आ रहा है, मतलब बी ही आपका आंसर होगा। ठीक, सी क्यों नहीं है, सी में भी देखो पोजीशन चेंज हो रहा है, CH3OH फिर CH3OH, है ना, ये भी क्या हो गई, पोजीशन। ठीक है, और डी वाले में देखो OCH3 है और CH2OH है, मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप ही उड़ गए, मतलब ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ये है पोजीशन, ये तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, मतलब ये आइसोमर नहीं हो सकते। तो डी इज योर, सॉरी बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है। ओके, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, ये याद रखा करो। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं 67 में, क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ऊपर जो क्वेश्चन था अभी हम लोग पढ़ के आए थे, क्लियर है, क्या पढ़ा था कि जो NH2 है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो बस अगर देखे जाए ना तो आप लोग सीधा पहले यही देखो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो
आप लोग चेक करो NH2 में, ओके, तो NH2 जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है थर्ड वाला सबसे ज़्यादा आता है? लो, एक ही ऑप्शन है ऐसा, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बट हमको तो पूरा समझना है, ओके। तो देखो, जो आपको OH दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको एक प्लस आर इफेक्ट और एक आपको माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। NH2 है तो यहाँ पर तो हमने बताया ही था, एक प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ओके। और CH3 है तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिवर्स ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? तो कौन होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बनते हैं? क्योंकि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सीधा डोनेट करेंगे और किस में आएंगे? रेजोनेंस में, ओके। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है OH ग्रुप से माइनस आई, अगर हम लोग चेक करें ना, OH ग्रुप की जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप की माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो OH ग्रुप की इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड थोड़ा कम एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो NH2 क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बस 3 वाला देख लो, उसके बाद कौन आएगा? 2 वाला, इसके बाद मिथाइल और लास्ट में कौन आएगा? बेंजीन रिंग, नो इफेक्ट वाला। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान में रखना है 67 वाला, समझ गए? चलो इसके बाद आगे चलते हैं। 68 में क्या बोला है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, देखो सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही है, मतलब क्वेश्चन मतलब है क्वेश्चन सेम बट ऑप्शन कुछ अलग अलग है, आपको अच्छे से सोचना है कि कौन सा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो ऊपर चलते हैं क्योंकि उसका आंसर ऑप्शन ऊपर है। क्या बोला था? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कौन दिखाएगा, है ना? तो देखो ये हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट, ये भी हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट, ओके। फिर हो जाएगा आपका ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है और यहाँ पर नो इफेक्ट है, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ओके। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा आपको क्या पूछा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो सबसे पहले आपको माइनस आई इफेक्ट वाले तो देखने नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग आगे यही चेक करके आए। आगे इसमें क्या चेक किया था? जो प्लस आई इफेक्ट वाला है उसका देखना है। माइनस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा था और NH2 में माइनस आई इफेक्ट कम था एज कम्पेयर टू NH2 और OH में, तो NH2 पहले आ गया था। वैसे हमको यहाँ पर भी ऐसे ही चेक करना है, जिसमें माइनस आई इफेक्ट है वो वाले नहीं लेने, पहले पहले प्लस आई प्लस आर वाले लेने, ओके। तो देखो OH में सबसे पहले ये वाला आएगा, क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन नहीं करनी पहले, क्योंकि माइनस आई है, पहले प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट वाले देखने हैं। और प्लस आर इफेक्ट वाला, ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा, ओके। तो OCH3 वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, OCH3 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बट यहाँ पर प्लस आर ज़्यादा है, तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या होगा? रिएक्टिव होगा, ओके। तो आपको सेकेंड वाला किस में ज़्यादा दिख रहा है? एक इसमें भी दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है। चलो एक तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद देखो इन दोनों में कंपैरिजन नहीं करनी, इन दोनों में करनी थी, फिर ये है 1 वाला, तो 1 वाला किस में है? यहाँ पर है, ठीक। अब इन दोनों में करो, ओके। तो देखो Cl और NO2 का आई माइनस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl, माइनस आई ऑफ NO2 ज़्यादा होगा माइनस आई ऑफ Cl। तो NO2 में सबसे ज़्यादा है तो एक कम रिएक्टिव होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, समझ गए? तो बस ये आएगा उसके बाद थर्ड और फोर्थ, तो डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, समझ गए? क्लियर है? चलो इसके बाद आगे चलते हैं 69 में। 69 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कांट बी शो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो देखो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता था? उसके जैसे कुछ और कंपाउंड हमको देखने को मिले, है ना, बट यहाँ पर C3H6, तो अगर उसका आप लोग बनाना चाहें ना तो कुछ कुछ ऐसा बन सकता है,
C3H6 का CH3 हो सकता है, CH हो सकता है, डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है, फिर डबल बॉन्ड कहीं और जगह भी जा सकता है। क्लियर है, मतलब फॉर्म मिलेंगे उसके। बट यहाँ पर देखो एसिटाल्डिहाइड उसके भी कुछ फॉर्म मिलेंगे, एस्टर है इसका भी कुछ फॉर्म मिलेगा, बट ये फॉर्माल्डिहाइड का कोई नहीं बनता। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है 69 में फॉर्माल्डिहाइड है जिसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो उसके बाद चलते हैं 17 में क्या बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन इन 2 डिफरेंट वेज, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व अ हेट्रोसाइक्लिक फिशन। देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, समझ लो आपके पास दो अलग अलग बॉन्ड है, बीच में क्लेवेज होगा, इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। दो अलग अलग बॉन्ड है, एक के ऊपर फ्री रेडिकल है, एक के ऊपर भी फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये होगा आपका हेट्रो। और अगर दो सेम होते और बीच से कटा होता तो ये हो जाता आपका होमो। खैर यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है CH3Br का, ठीक है। और CH3Br में देखो तो एक तो CH3 ऐसे कटा है, CH3 प्लस और Br माइनस, चलो इसको तो थोड़ी देर के लिए राइट मान ले। बट यहाँ पे बी ऑप्शन में देखो जरा, CH3 पे माइनस है और Br पे क्या है, पॉजिटिव। लेकिन कार्बन और Br की बात करें तो कार्बन पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके तो मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ दिखाया नहीं गया है। ओके CH3 पे कुछ दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर भी कुछ माइनस की जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन एक के ऊपर नहीं है तो इसको भी नहीं ले सकते, ऑल तो आएगा नहीं। मतलब आपका करंट रिप्रेजेंट कौन सा होगा, ए वाला। ओके CH3Br में CH3 प्लस Br माइनस, समझ गए? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो इसके बाद 71 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स क्या करे, एक्टिव हो। क्लियर है? देखो अगर मैं बात करूं H2O की तो H2O पे दो दो लॉन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं NH3P, एक NH3 पे क्या होता है, लॉन पेयर, ये भी नहीं है। अगर मैं बात करूं CO2 की तो C डबल बॉन्ड O सॉरी बीच में C आएगा, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। बट अगर मैं बात करूं CCl2 और यहाँ पर दो लॉन पेयर भी, देखो यहाँ पर लॉन पेयर दिखाई दे रहा है लेकिन सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूर है, तो वो यहाँ पे जाके जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। समझ गए? तो बस यहाँ पर चाहे लॉन पेयर दिखाई दे लेकिन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, दो ही बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, और दो लॉन पेयर है, तो मतलब ओके 4 ही हुए, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो इसके बाद बात करते हैं 72 की। क्लियर है? 72 में देखो क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आयन डिपेंड्स अपॉन। ओके तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगा, तो द बॉन्ड एंगल ऑफ द अटैच ग्रुप, द सबस्ट्रेट विथ विच इट रिएक्ट, ओके द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ द अटैच ग्रुप एंड नॉन ऑफ द अबव। क्लियर है? चलो मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, ओके बाद में थोड़ा समझते हैं। आई होप आपने ये थोड़ा जो भी है वो लिख लिया होगा। ओके चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ओके देखो क्या बोला है, द बॉन्ड एंगल ऑफ द अटैच ग्रुप, मतलब उसका बॉन्ड एंगल चेक करना है। द बॉन्ड एंगल ऑफ द अटैच ग्रुप जो है उसका बॉन्ड एंगल चेक करेंगे। बॉन्ड एंगल से हम लोग नहीं बता सकते, कभी भी ऐसा नहीं बता सकते, गलत बात है। बॉन्ड एंगल से थोड़ी ना पता चलेगा कार्बोनियम आयन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। सेकेंड द सबस्ट्रेट विथ विच इट रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करने से भी पता नहीं चलेगा कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। बट सी में देखो द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ द अटैच ग्रुप। क्लियर है? मतलब समझ लो एक कोई ग्रुप बनाया हुआ है,
ये वाला, तो ये जो कार्बोनियम आयन होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो चेक करना पड़ेगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, समझ लो यहाँ पर CH3 है तो ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जो आपका कार्बोनियम आयन है उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके कुछ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है प्रेजेंट, और वो अगर sp3 है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको हम लोग बोलते थे हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर। तो इससे पता चलता है कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी से हम लोग बता सकते हो, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से, ओके, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से बता सकते हो कि कार्बोनियम आयन कितना, किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा स्टेबिलिटी, क्योंकि हमको पता है 3 डिग्री आप लोग लिखते हो, CH3 पॉजिटिव, ये कब ज़्यादा स्टेबल होगा, जब प्लस आई इफेक्ट अगर जुड़ा है तो ये ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। बट अगर यही ऐसा लिखा हो CH3 और माइनस, तो ये लेस स्टेबल है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्लस है इफेक्ट और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बट अगर पॉजिटिव चार्ज है और सारे के सारे पॉजिटिव प्लस है इफेक्ट है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं कि कार्बोनियम आयन उसकी स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेड करेगी। चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 73 में। ओके, 73 में क्या बोला है, 73 में बोला है द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है। ओके, तो देखो सबसे पहले लिखा है बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और इसके ऊपर क्या है, एक फ्री रेडिकल। ओके, इसके बाद है 3 डिग्री, तो लिख लूँ CH3 और फ्री रेडिकल आ गया। उसके बाद है 2 डिग्री, तो CH3H और उसके ऊपर भी क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल। और उसके बाद है 1 डिग्री, ओके, तो CH3 के ऊपर पावर मतलब 3 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री है तो चलो CH3 इंटू CH2 लिख लेते हैं, बदले में वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलो और लास्ट में कौन सा है, सिंपल CH3। वी ऑल नो ये जो ऑर्डर दिया है ना वही करेक्ट है, क्योंकि बेंचाइल जो होता है फ्री रेडिकल वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 3 डिग्री सबसे, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री एंड देन, मतलब इसका ऑर्डर ऐसा होता है कि बेंचाइल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और फ्री रेडिकल, उसके बाद 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3। समझ गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेंचाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 में। चलो ठीक, क्योंकि हम लोगों को पता है जितना प्लस का इफेक्ट होगा उतनी ही स्टेबिलिटी इसमें बढ़ती है फ्री रेडिकल में। ओके, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर है, कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर वो कैसा है, सेम है। समझ गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंचाइल में सबसे ज़्यादा, ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्या बोला है 74 में, 74 में बोला है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोएनायन, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, देखो यहाँ पर नेगेटिव है। ओके, तो ये जरा आपको याद रखना है। ओके ओके, फिर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। ओके, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। चलो ठीक, समझ गए। ओके, स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस शो करोगे, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, फिर ये वाला जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। मतलब आपको ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
तो जो 3 वाला है वो आपका माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है। ठीक, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन है, एक यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, मतलब एक दो ही दिख रहा है। इसमें चेक करो, देखो फर्स्ट वाला तो ये है CH3 CH2 नेगेटिव, सेकंड वाला ये है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, एक नेगेटिव है, देखो यहाँ पर CH3 है और ये भी CH3 है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और कार्बन पे तो नेगेटिव है। तो ये तो बहुत ही कैसा होगा, लेस स्टेबल, मतलब बहुत ही अनस्टेबल होगा कार्बोकेटायन, है ना, कार्बो एनायन सॉरी, क्योंकि दोनों जगह प्लस आई इफेक्ट और ये भाई साहब है माइनस। ओके, देखो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये भाई साहब है माइनस, मतलब इसमें तो दो दो, इसमें एक है। तो अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो 2 वाले से थोड़ा ज्यादा कौन होगा, 1 वाला होगा। कंपैरिजन हो गई, अब बाकी का कंपैरिजन किस में देखना है, 3 और 4 में। तो देखो इसमें कॉन्जुगेशन सबसे थोड़ा ज़्यादा है और अच्छा भी है एज कम्पेयर टू 4 से। तो वी ऑल नो 3 वाला सबसे पहले, फिर 4 वाला और फिर 1 वाला। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 डी। तो डी इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ गए, तो 74 में आएगा आपका डी। ओके चलो, इसके बाद देखते हैं 75। तो 75 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा। ओके, तो टोटोमेरिज्म के लिए हम लोग क्या देखते थे हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ओके, तो वो शो करेगा। ठीक, चलो हम लोग लिखते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं CH3CNO की। ओके, तो देखो CH3 ओके, बॉन्ड है N, डबल बॉन्ड वही होगा, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, ऑक्सीजन है। ओके, हमको पता है कि अगर ये sp3 होगा तो बनाएगा, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो पहले वाला तो गलत हो गया। सेकंड में भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमको हाइड्रोजन की भी तो शिफ्टिंग करानी है। समझ गए, यहाँ पर देखो NH के पास हाइड्रोजन है ना, बट डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है डी, जो कि टोटोमेरिज्म बताएगा। समझ गए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे शो करेगा, ध्यान रखना जरा। ओके, देखो टोटोमेरिज्म कैसे दिखाता है, इसका स्ट्रक्चर बोला है RCH2NO2, रेडी, जिसको हम लोग NO2 बोलते हैं, NO2। ओके, तो R, C के साथ यहाँ पर है H, यहाँ पर भी है H, N। ओके, एक आएगा आपका डबल बॉन्ड हो और एक है ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक, एंड वी ऑल नो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जाएगा तो ये वाला OH टूट के किधर आएगा, यहाँ पर। समझ गए, या तो फिर हम लोग सॉरी ऐसा लिखते हैं, थोड़ा उल्टा हो गया। ओके, थोड़ा सा उल्टा हो गया स्ट्रक्चर, सी यहाँ पर था H और डबल बॉन्ड O है। ठीक, ये ऐसे बाहर निकलेगा, नेगेटिव होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और O और H आपस में जुड़ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड NOHO, ऐसे डैश बनाया हुआ स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखा, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई यहाँ से ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करता है। समझ गए, तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो कंप्लीट। ओके, इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे, जो कि है 76। ठीक, क्या बोला है, गिव द आयोपेक नेम ऑफ। ओके, तो इसका आयोपेक नेम क्या होगा। चलो सबसे पहले अगर हम लोग लिखे तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा खोलना पड़ेगा। ओके चलो खोल लेते हैं। 76 CH3, C के साथ H जुड़ा है, इसके साथ है OH, इसके बाजू में है CH2, फिर है CH3,
इसके बाद है OH एंड CH3। ठीक है, मतलब आपका OH पहले कार्बन पे नहीं है, सेकंड नंबर के कार्बन पे है। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 एंड 5। चलो ठीक, यहाँ पर टोटल कार्बन कितने, पेंट है, मतलब पेंट वाले ऑप्शन कहाँ पर है, ये तो प्रोपेन वाला गया, पेंट वाला है, पेंट वाला है, ब्यूटेन वाला गया। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ऑलवेज याद रखो कि आपका आंसर थोड़ा दिख रहा है तो ऑप्शन में चेक करो कि थोड़ा थोड़ा कहाँ पर है। देखो मुझे यहाँ पर 5 कार्बन दिख रहे थे, अगर आप लोग लॉन्ग चेन बनाओ ना तो भी आपका 50% तो आंसर आ ही जाता है। समझ गए? तो हमेशा याद रखो जब भी आप ऑप्शन चूज करो तो थोड़ा सा लिखो, फिर चेक करो कि कहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा। क्या पता, यहाँ पर तो देखो दोनों में दिख रहा है, पेंटेन डायल पेंटेन डायल, लेकिन ऊपर तो ब्यूटेन डायल, ये तो होगा ही नहीं, आप गप्पे भी नहीं मार सकते। प्रोपेन डायल में भी गप्पे नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है। अगर ऐसा कोई लिख रहा है तो वो पूरा गधा है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 2 पे OH है और 4 पे OH है, तो 2,4 पेंट डायऑल होगा। ओके, तो 2,4 पेंट डायऑल, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पे क्या है, CH3 है, तो ऐसा कौन सा आंसर है, बी वाला। ठीक, देखो 2 मिथाइल 2,4 पेंट डायऑल। ठीक है, चलो जिसने भी लिखा हो बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं 77 में। देखो 77 में क्या बोला है, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग 1 2 3 एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी चेक करनी है। ओके, चल अगर मैं बात करूं यहाँ पर CH2 फिनाइल, मतलब ये बेंजाइल हो गया, तो ये है ना आपका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, इसकी सबसे ज्यादा है। ओके, इसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी वो है 2 डिग्री की, और उसके बाद देखो ये 1 पे जुड़ा है, फिर कार्बन है ऐसे, और फिर क्या है ऐसे, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री वाला है। तो सबसे पहले किसकी होगी, 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। ऐसा कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो वो आपको दिखाई दे रहा है 1 में। ओके, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का अगर आपको ऑर्डर पता है आप लोग लिख सकते हो कि जो ये बेंजाइल वाला कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, लेकिन 3 डिग्री तो है नहीं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं 79 में, गिव द आयुपेक नेम ऑफ। आपको आयुपेक नेम बताना है। ठीक, तो जहां पर COOH ग्रुप है वहां पर क्या लिखोगे, 1 नंबर, तो कौन सा है कार्बन, ये रहा 1 2 3 4। चलो समझ गए। तो 3 और 4 पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी, कौन सा ऑप्शन है, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, क्या आंसर आएगा, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, चलो आगे चलते हैं। 80 है ना, 80 में क्या बोला है, जरा चेक करो। 80 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा रेजोनेंस, पहले तो आप स्पीसी देखो और बताओ जरा अच्छा रेजोनेंस किस में दिख रहा है। देखो एक तो पॉजिटिव है, बाकी कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये तो बहुत लीस्ट स्टेबल है। यहाँ पर देखो एक बेंजीन रिंग है, उसमें थोड़ा खासा दिखेगा, लेकिन ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है। ये तो दोनों गए काम से, मतलब बी और डी को तो लेना ही नहीं है ना। अब बात करते हैं ए और सी की। तो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें थोड़ा कॉन्सेग्रेशन दिख रहा है। बट सबसे अच्छा किस में दिख रहा है, ये पॉजिटिव, सिंगल, डबल और फिर बेंजीन रिंग। मतलब बहुत ही अच्छा खासा और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मिले ना तो ए में मिलने वाला है। बस आप लोग यहाँ से भी सीधे आंसर बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होगा, मतलब कौन सा होगा, तो जिसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलेंगे। ओके, इसमें ही देखने को मिलेंगे।
इसमें तो दोनों में मिलेंगे नहीं, यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये चार्ज खत्म। मतलब उसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज एक इधर होगा, एक इधर होगा, बस दो ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें मिलेंगे। समझ गए? चलो इसके बाद चलते हैं 81 में। ओके चलो हम लोग कौन सा आए हैं 81। ओके 81 में क्या है, तो देखो 81 में बोला है CH3C डबल बॉन्ड है ना, OCH3 वाला है, ठीक, यहाँ पे O है ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे अटैच है, और ये CH3। ओके गिव द आयुपेक नेम ऑफ। ओके तो देखो डबल बॉन्ड आ जाए ऐसा लिखो, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, उसमें 1 2 3 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 1, देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है CH3। ओके फिर आगे आपका CH, फिर डबल बॉन्ड COCH3। ओके OCH3, और उसके बाद क्या लिखोगे CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो बस 2 पे क्या है मिथॉक्सी ब्यूट 2 इन। समझ गए? तो 2 मिथॉक्सी ब्यूट 2 इन। ओके तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 मिथॉक्सी 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। खैर 82 की बात करते हैं, 81 हो गया। 82 में क्या है, एक स्ट्रक्चर है ऐसा, ड्रॉ करो जरा, एक हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा इधर, ये हो गया आपका OH। तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नंबर देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या है भाई, सीधे दो लाइनें ड्रॉ करिए ना, वो CH3 है, ध्यान रखना। तो 3 पे क्या है, दो दो डायमिथाइल है, पूरा साइक्लोहेक्स है, 1 पे ऑल है। तो ऐसा नाम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है बेचारा बी वाला, 3 3 डायमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सी और डी में अगर चेक करें तो ऐसा नहीं होगा। 3 3 डायमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी लिखा है, 1 हाइड्रोक्सी पहले नहीं लिखते क्योंकि अल्कोहल है, तो इसके रिलेटेड लिखना होता है। ओके चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ओके 83 वाले में, ठीक। चलो 83 में क्या बोला है, द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे? ओके चलो 83 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। चलो इसको थोड़ा मैं रिमूव कर दूं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ओके द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C6H14, चलो फटाफट बनाए। तो पहले तो 6 कार्बन है तो बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड कौन सा होगा, एक को घटा दो, एक से इधर ला दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक ये हो गया। एक कहाँ आ गया अभी भी बीच में, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये हो गया। एक कौन सा होने वाला है, तो एक होगा आपका 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं इसको। और एक कौन सा होगा, 1 2 3, ओके 4, ठीक है 5, ठीक। 1 2 3 4 5 और हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये होगा ना 2 पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे है, ओके एक आपका है 2 और 3 पे है, और एक कहाँ पर हो जाएगा 4 पे, ठीक। एक स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, एक देखो यहाँ पर 2 3 पे है, 3 पे है, 2 पे है, और एक आपका कहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर ऊपर बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, तो टोटल आपको 1 2 3 4, ओके 5, और आपको टोटल कितना मिलेगा 6 कार्बन मिलेगा, सॉरी
एक दो तीन चार पाँच, क्लियर है। टोटल कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको? 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका आंसर 5। चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है, ओके यहाँ पर कौन सा आ गया, 38 और 84, ठीक। हम लोग 38 हो गया, ठीक, 83 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बार नंबरिंग हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। नंबरिंग जो है वो है आपका 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। मतलब यहाँ पे ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए, ओके। चलो कोई बात नहीं, एक और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से हैं, ओके। तो वो भी आपको यहाँ पर चेक करने होंगे, ओके। चलो तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं 83 में, ओके, क्योंकि 83 आपका एक 5 वाला भी है और एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है 84 वाला, क्लियर। 83 हम लोग वापस यहाँ पे वापस से चेक कर लेंगे। देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर ये इधर जाएगा ये पॉजिटिव, फिर इधर आएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये है पॉजिटिव, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 2 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो मतलब इसमें तो बहुत ही थोड़ा दिखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड है ना इधर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देखें तो ये बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। मतलब इसमें तो देखने को ही नहीं मिलेगा रेजोनेंस, ठीक। तो इसमें थोड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, बट सबसे ज़्यादा किस में को देखने को मिलेगा, ए में, ठीक है। तो ए बी और डी वाला जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली ए बी डी, ओके, जिसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल पूछा है तो वो आपका ए वाला होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 84 में, ओके। 84 में क्या बोला है, व्हाट इज एक्स एंड वाई नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको कौन से मिलने वाला है, ओके। चलो तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिख रहा है वो है टोटोमेरिज्म, ओके। आपको क्या दिखाई देगा, टोटोमेरिज्म दिखाई देगा, ओके। चलो कैसे, देखो पहले तो बोला है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक ही जगह सिंगल बॉन्ड है, क्लियर है। पोजीशन आइसोमर की बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म तो है नहीं, देखो दोनों एक ही स्टेप पर है। चेन आइसोमेरिज्म तो है नहीं, तो एक कौन सा बचा, टोटोमेरिज्म। तो जो 84 है वो आपका क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटोमेरिज्म, क्योंकि जब आप लोग ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर दोगे डबल वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये बाहर निकलेगा, ओके। फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जब आप लोग इस वाले कार्बन को दोगे, है ना, तब ये डबल बॉन्ड है ना सब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 85 में, ओके। चलो 85 में जो स्ट्रक्चर है वो देख के आपको चेक करना है कि कौन सा राइट होगा। देखो डबल बॉन्ड आपको दिखाया गया 1 2 3 4 और बोला है देन फॉलोइंग विच प्लेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए ऑप्शन की 3 की, तो 3 पे देखो यहाँ पर है एक बॉन्ड CH3 है,
यहाँ पर भी एक CH3 है, ये पूरा एक ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप, मतलब ये तो शो करेगा। बी वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर बोला है 1, तो देखो यहाँ पर एक सेम टाइप के ग्रुप है, मतलब ये वाला शो नहीं करेगा। आपका फर्स्ट ही क्या आ गया सर, बी आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कैसे CH3 सेम ग्रुप है, क्लियर है, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो समझ गए, तो ये आपको याद रखना है, 85 में कौन सा आएगा, बी आएगा। ओके चलो, इसके बाद चलते 86 में, क्या बोला है, आइसोमर हैव एसेंशियली आइडेंटिकल, मतलब अगर आइसोमर आइडेंटिकल है तो उसका मतलब कौन से होंगे, ओके, या आइसोमर हैव एसेंशियली आइडेंटिकल क्यों होते, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है इसलिए। केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं हो सकती क्योंकि कई बार इसमें ईथर भी आता है ना, अल्कोहल भी बन जाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। अगर है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके चलो 87 की बात करें, द कंपाउंड RCN एंड RNC, ओके, तो वो क्या होते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होते ही नहीं है, मेटामर्स भी नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक मात्र है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके तो वो क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाएंगे। ओके चलो, इसके बाद है 88 और 90, बस 3 इक्वेशन बाकी बचे। ओके 88 की बात करो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन चेन आइसोमर, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, तो C4H8 में कितने बनेंगे। ओके तो चलो हम लोग बनाते हैं, पहले बोला है C4H8, कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, एक CH3 इधर लगाओ, एक CH3 इधर लगाओ, ओके 3 2 5 6, ओके 7 और एक हो गया 8, यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक, एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्टिंग करा सकते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो 3 3 6 7 8 और हाइड्रोजन, और एक हम लोग 3 डिग्री टाइप जैसा बना सकते हैं। ओके CH3 C CH3 CH3, ओके हाइड्रोजन बढ़ गए, यहाँ पे 2 कर दो, 3 और 3 6 8, ओके, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लियर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन चेन आइसोमर, मतलब टोटल कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। चलो ठीक है, चलो उसके बाद 89 में बोला है ब्यूट 1 एंड साइक्लोब्यूटेन एक्सिबिट, मतलब कौन से आइसोमेरिज्म बनाएंगे, ब्यूट 1 मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, तो वो आपका क्या होगा, चेन होगा, ओके, और साइक्लोब्यूटेन, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिंग। ठीक, तो बस ऐसा कौन सा है, ये रहा ये ऑप्शन, रिंग चेन आइसोमरिज्म, बाकी पोजीशन टोटोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप नहीं है, समझ गए। ओके और क्वेश्चन 90, टोटोमेरिज्म इज नॉट एक्सिबिट बाय, टोटोमेरिज्म किस में देखने को नहीं मिलेगा। ओके तो टोटोमेरिज्म में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ओके, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकता है CH2, मतलब ये तो टोटोमेरिज्म शो करता है, क्लियर है। बी वाला देखो यहाँ पर कौन सा sp2 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के हिसाब से वो OH वाला ना फंडा नहीं जुड़ेगा, मतलब बी आपका आंसर होगा जिसमें टोटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखो सी में डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग करा सकते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम करा सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ओके तो ये दोनों कराएंगे, ये नहीं करा सकता, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन।